Hello friends, how are you all? I hope you all are good. So in today's video, I am going to discuss a very important topic, that is various types of acts formed at the time of British India, and various types of act like Charter Act, Government of India Act, Regulating Act, Pitt's India Act. So that's all act which is very difficult to learn them, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोविजंस होते हैं, उनको लर्न करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं आज आपको इन सभी एक्ट्स के बारे में हो सके तो एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताऊँगी इन एक्ट से रिलेटेड, ताकि आपको ईजिली ही इसको मेमोराइज कर सके आप। So first one is the Regulating Act of 1773. So as you all know that कि सबसे पहले जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो उनकी एक कंपनी थी, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC स्टैंड्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्हें कोई ना कोई एक्ट चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाया टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। सबसे पहले वो बंगाल में ही आया था, उन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई थी ब्रिटिशर्स ने। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बंगाल में इन इंडिया, एंड एस्टेब्लिश्ड गवर्नर जनरल विद 4 मेंबर काउंसिल इन कलकत्ता। और कलकत्ता में इन्होंने गवर्नर जनरल को एस्टेब्लिश किया, जिसमें 4 मेंबर्स थे टू कंट्रोल द various effects of the East India Company in Bengal, and establishment of Supreme Court in कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ही आता है 1774 में। सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भी दिल्ली में है, वो पहले कलकत्ता में था हमारा 1774 में, उसको बाद में ट्रांसफ़र किया गया है नेशनल टेरिटरी में, दिल्ली में। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम से 4 जजेस थे, जिसमें 1 चीफ जज होता था और 3 अदर जजेस होते थे। जो 1 चीफ जज था उसमें जो फर्स्ट बना था वो एलिजा इम्पे था। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में पूछे जाते हैं। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में था। एंड देन नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो इसमें क्या था, इसका नाम पिट्स इसलिए था बिकॉज उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, विलियम पिट। तो उन्हीं के नाम पर पड़ा इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या किया गया कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए, उसे रेक्टिफाई करने के लिए, उसके ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आया गया था। इसमें सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट में सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि BOD यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। तो ये 2 सिस्टम्स थे उस टाइम, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कहा गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उन सभी को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा कि पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देखना था। जितने भी कमर्शियल अफेयर्स होते हैं उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देखना होता था। तो इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कहा गया था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें BOD और COD के बारे में। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल काउंसिल को, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 4 मेंबर्स थे इसमें, इसको पिट्स इंडिया एक्ट में रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल को। और इसमें कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और सबसे पहले ब्रिटिश का पोजीशन जहाँ इंडिया में हुआ था वो कलकत्ता ही था। तो कलकत्ता जो है वो पहला कैपिटल बना था ब्रिटिश पोजीशन का इन इंडिया में। सो दैट्स ऑल अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि UPSC से रिलेटेड अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आ सकता है प्रीलिम्स, और अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या किया गया था कि द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वॉज कंटिन्यूड फॉर अ फर्दर 20 ईयर्स, कि अगले 20 सालों के लिए भी जो ट्रेड मोनोपोली था कंपनी का इंडिया में, वो अगले 20 सालों तक कंटिन्यू रहेगा। एंड सैलरी नाउ चार्ज द कंपनी ही अब सैलरी भी चार्ज करेगी। एंड सीनियर ऑफिसर्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन। अब बिना परमिशन के जो सीनियर ऑफिसर्स थे इंडिया के,
लिए बाहर नहीं जा सकते थे, इंडिया को नहीं लीव कर सकते थे। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू ग्रांट लाइसेंस टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ टू ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे जो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, अब उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो फिर ये तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में आपको पता होना चाहिए। और मेन जो है वो ट्रेड मोनोपोली है कि उसका पूरा हर किसी पर ट्रेड मोनोपोल जो वो चार्टर एक्ट 1793 में इन ब्रिटिशर्स का था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एंड नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट एक्ट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 93 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का जो रूल था इंडिया में वो कंटिन्यू ही था। एंड कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली वॉज एंडेड। कंपनी की जो भी मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई थी। बस टी ट्रेड एंड द ट्रेड विद चाइना, यानी कि चाइना के साथ ट्रेड पर मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी, और टी के ट्रेड पर भी मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी। इन दोनों को छोड़कर और सभी से मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ अलॉट किए गए थे। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू कम टू ब्रिटिश इंडिया एंड प्रीच द रिलीजन। जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यानी कि उनके ब्रिटिशर्स के जितने भी मिशनरीज थे वो इंडिया आ सकते थे और अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते थे। ये चीज़ जो है एक नेगेटिव पॉइंट में हम कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का है, जो कि इंडिया में इसको मिशनरीज को भेजा गया था अपने रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए। एंड फाइनेंशियल प्रोविजंस वॉज मेड टू एनकरेज इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस को प्रमोट करने के लिए, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस रखे गए थे, लाइक टू प्रमोट एजुकेशन। जैसे कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए था, सेम इसी तरीके से साइंस को, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए भी इंडिया में कुछ फाइनेंशियल प्रोविजंस रखे गए थे। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहाँ 4 चार्टर एक्ट है। फर्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड देन थर्ड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देन नेक्स्ट हम पीछे पढ़ेंगे। तो पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है, इसमें क्या किया गया था कि दिस एक्ट वॉज फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलिज्म इन इंडिया। इंडिया में सेंट्रलिज्म का फर्स्ट ऐसा एक्ट और फाइनल स्टेप था। द कंप्लीट एंडेड मोनोपोली, हर तरीके से मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था ऑन ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग टी एंड ओपीएम। जो ओपीएम था जिसपे चाइना के साथ ट्रेड करते थे, टी पर जो मोनोपोली थी उन सभी मोनोपोली को हटा दिया, यानी कंप्लीट मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बना दिए गए थे, पूरे इंडिया के। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ चार्टर एक्ट 1833, उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा प्रोवाइडेड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन इन इंडिया, लॉ कमीशन के लिए अपॉइंटमेंट की गई थी। और ऑल द लॉज एंड इनैक्ट्स वर नाउ एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिफोर दिस दे वर रेगुलेटिंग एक्ट। पहले जो भी रेगुलेटिंग एक्ट हुआ करते थे उनका नाम चेंज करके अब एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये वाले जो मेन पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में याद रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्ट इज़ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये 4 चार्टर एक्ट है, 4th चार्टर एक्ट है। इसमें क्या किया गया था, इट वॉज अ लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट की लास्ट सीरीज थी और 4th सीरीज थी। एंड द एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल का जो भी लेजिस्लेटिव फंक्शंस था और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस था, इसको सेपरेट कर दिया गया था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है हर बार। फर्दर एडिशन ऑफ 6 members टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 member को और इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया था। टोटल इसमें 10 members हो गए थे। एंड रिन्यू द टर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड के लिए
ईस्ट इंडिया कंपनी की टर्म को बढ़ा दिया गया था। रिड्यूस द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर को घटा दिया गया था, 24 to 18 कर दिया गया था, जिसमें से 6 जो है वो नॉमिनेटेड भी हुआ करते थे और बाकी के इलेक्टेड हुआ करते थे। और इसमें रिटर्न कॉम्पिटिशन होगा। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो ओपन कंपटीशन होता है उसका सिलेक्शन के लिए, सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए रिटर्न कॉम्पिटिशन होगा। इसको इस 1853 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड फर्स्ट टाइम यूज लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए। सो फर्स्ट टाइम यूज लोकल रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी से हम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया गया था। तो ये थे सारे चार्टर एक्ट, और लास्ट 1853 था। और इसमें हमने पढ़ा अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, एंड देन चारों चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे और विच वॉज फॉर्म एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज़ वीडियो। जो अदर एक्ट्स हैं लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड इंडियन काउंसिल एक्ट, इन सभी एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।